इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं रीन्यूएबल्स के बारे में, रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो साथ में बात करें विद रीन्यूएबल विगर, मतलब कि अच्छे जोश के साथ जो है यहाँ पर काम किया जा रहा है रीन्यूएबल्स के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें भारत की, तो यहाँ पर जो भारत के इलेक्ट्रिसिटी प्लान्स हैं तो उसमें से एक सेंटर पीस है रीन्यूएबल एनर्जी। तो भारत बहुत अच्छे से इसके ऊपर फोकस करके चल रहा है। हालांकि कोविड-19 की चलते बहुत सारे डिस्रप्शंस पूरे इकॉनमी में आए, लेकिन अगर इस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर बहुत बढ़िया इसने परफॉर्मेंस दी है। तो यहाँ पर जो लास्ट जो पिछले 6 महीने थे तो वहाँ पर जो बिड्स आई हैं इंस्टॉलेशन की, यहाँ पर मतलब कि जो इंस्टॉल किए जाएंगे अलग अलग सोलर या विंड पावर प्लांट्स, तो यहाँ पर 15,000 मेगावाट, ओके 15,000 मेगावाट के सोलर और विंड कैपेसिटीज़ के यहाँ पर जो प्लांट्स है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। तो इसकी यहाँ पर जो बिड्स हैं वो फाइनलाइज हो चुकी हैं। तो अगर बात करें हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत, तो वहाँ पर भारत ने एक प्लेज दिया है कि वो आने वाले समय में 33 से 35% तक की जो उसकी जीडीपी है, ओके फ्रॉम 2005 लेवल्स, वहाँ उस पैमाने पर जो है यहाँ पर एमिशंस को ये रिड्यूस करेगा, कार्बन इंटेंट को रिड्यूस करेगा, और भी जो सल्फर डाइऑक्साइड, ओके तो इसका भी मात्रा काफ़ी निकलती है। भारत यहाँ पर पहले नंबर पे है सल्फर की प्रोडक्शन में, तो उसको भी यहाँ पर रिड्यूस करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आगे बात कर रहा है कि जो 40% जो कम्युलेटिव इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कैपेसिटी होगी वो भी बनाएगा फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स बाय 2030। मतलब कि जहाँ पर हम कोल यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के साथ। तो कोला यूज़ करना अभी के लिए तो वैसा ही है जैसे मतलब एनवायरनमेंट को ख़राब करना, फ्लाई एशेस बहुत नुकसान करती हैं। तो आगे यहाँ पर और बात करें तो और भी यहाँ पर बहुत सारे टारगेट हैं जो यहाँ पर भारत सरकार यहाँ पर अचीव करना चाहती है। तो यहाँ पर बात बोल रहे हैं 1,75,000 मेगावाट बाय 2025, ओके तो यहाँ पर 175 गीगावाट भी बोलते हैं, ये टारगेट है भारत सरकार का कि 2022 तक इतनी कैपेसिटी जो है हमने बढ़ानी है। ओके तो ये कैसे कैसे बढ़ाई जाएगी, 1 लाख मेगावाट जो है ये सोलर से आएगी, और 60,000 ओके मेगावाट जो है विंड से आएगी, और जो बाकी का बचता है वो जो और रीन्यूएबल यहाँ पर सेक्टर्स हैं उनको यूज़ किया जाएगा यहाँ पर रीन्यूएबल एनर्जी के तहत। सो देखिए मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ गल्फ़ कंट्रीज़ की, तो वहाँ से हम तेल इंपोर्ट करते हैं, काफ़ी बड़े पैमाने पर तेल इंपोर्ट करते हैं। तो उसी इंपोर्ट के हिसाब से उन देशों की इकॉनमी चलती है। ओके तो अगर बात करें उन देशों की, तो वो अभी क्या कर रहे हैं, अभी तेल के साथ साथ तेल को तो एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स वहाँ पर अपने देश में वो डेवलप करते जा रहे हैं। वो एक तरह का टूरिज्म हब बना रहे हैं अपने देशों को। वो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि उनको आने वाले समय में ये दिख रहा है कि जहाँ पर हम ये तेल बेचते हैं ना जिन जिन देशों में, तो वहाँ पर आने वाले समय में सब कुछ इलेक्ट्रीफाई होगा। ओके जहाँ पर पेट्रोल डीजल यूज़ होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेंगे, इलेक्ट्रिक कार्स चलेंगी, तो हमारा तेल नहीं बिकने वाला है आने वाले समय में। तो अभी क्या कर रहे हैं, वो शिफ्ट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं कि टूरिज्म सेक्टर की ओर हम जो है शिफ्ट कर जाएं। और बहुत सारी पॉलिसीज भी ये देश जो है गल्फ कंट्रीज जो हैं जैसे सऊदी अरबिया निकाल रहे हैं। ओके तो यहाँ पर भारत भी अभी ऐसे चल रहा है। भारत का बहुत बड़े पैमाने पर जो खर्चा हो जाता है तेल को इंपोर्ट करने पे, वही कम होगा हमारा आने वाले समय में अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर दौड़ते हैं। अगर मैं बात करूँ इंडियन रेलवे की, तो 2019 तक का टारगेट था भारत का कि जितनी भी भारत में रेल चलती है वहाँ पर सारी कनेक्टिविटी जो है इलेक्ट्रिसिटी से हो जाए, वहाँ पर डीजल इंजन जो है वो हम यूज़ ना करें। तो काफ़ी हद तक भारत जो है अचीव कर पाया है रेलवे में भी। तो यहाँ पर 2030 का टारगेट है कि बाकी के जो व्हीकल्स हैं उनको भी इलेक्ट्रीफाई करना है। तो उसके लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी चाहिए, वो भी जो है उस तरीके से चाहिए जिससे एनवायरनमेंट को हानि ना हो। तो भारत इसलिए रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत फोकस कर रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका हेडक्वार्टर भी भारत में ही है। ओके आगे बात करें, जो टोटल रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है भारत की वो 2.5 गुना बड़ी है। ओके अगर सोलर एनर्जी की बात करें तो 13 गुना बड़ी है 2014 से, मेकिंग इट 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। आगे बात करें, रीन्यूएबल एनर्जी नाउ कॉन्स्टिट्यूट्स ओवर 24% ऑफ द कंट्रीज इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी एंड अराउंड 12% ऑफ द टोटल एनर्जी जनरेशन। तो अभी थोड़ा पीछे है, लेकिन काफ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो 24% जितने भी हमारी पावर कैपेसिटी है ओवरऑल, उसमें से 24% रीन्यूएबल एनर्जी से निकल कर आ रहा है, जिसमें से 12% अभी अगर टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें उसका 12% बनता है। ओके आगे बात करें जो हाइड्रो पावर है, ओके
If one includes hydropower, India's renewable energy installed capacity is 36% and electricity generation is about 24%. देखिए जो हाइड्रो पावर है वहाँ पर भी हम पानी को यूज़ करके जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो वहाँ पर भी जो है एनवायरनमेंट को हम जो कोई भी इम्पैक्ट नहीं पहुँचा रहे हैं। ओके, तो इसलिए अगर इसको भी रीन्यूएबल एनर्जी में हम जो है सोलर और विंड के तहत इसको भी इंक्लूड करते तो हमारी कैपेसिटी और बढ़ जाती है, इंस्टॉल कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन उसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जो 48,000 मेगावाट रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो अंडर इंस्टॉलेशन है एंड द एडिशनल 26,000 मेगावाट हैज़ बीन टेंडर्ड। अभी उसका टेंडर दे दिया गया है कि आने वाले समय में वो भी लगना शुरू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मेकिंग द टोटल कैपेसिटी ऑलरेडी कमीशन और इन द पाइपलाइन अबाउट 1,63,000 मेगावाट। तो यहाँ तक जो है अभी पहुँच रही है धीरे धीरे। और आगे अगर बात करें इसमें, तो जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हैं, क्योंकि बहुत सारी ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ को रेटिंग करती हैं कि इकोनॉमी किस पैमाने पर बढ़ रही है, तो उससे क्या होता है कि इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होता है। इन्वेस्टर्स वो रेटिंग्स देखते हैं, फिर वो देखते हैं कि हाँ फलाना फलाना देश जो है फलाने सेक्टर में काफ़ी बढ़िया कर रहा है, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें रिटर्न अच्छा मिल जाएगा, तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होता है। तो उन्हीं रेटिंग एजेंसीज की तरफ से यहाँ पर भारत को मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बोला गया है फॉर इन्वेस्टमेंट इन आरई रीन्यूएबल एनर्जी। ओके, मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर इसका फ़ायदा भी भारत को हुआ काफ़ी बड़े पैमाने पर, बाहर से फंडिंग, बाहर से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी भारत में आई। तो यहाँ पर भारत सरकार ने क्या किया हुआ, जैसे यहाँ पर इंटर स्टेट ट्रांसमिशन जो चार्जेस हैं, जो भी यहाँ पर सोलर और विंड पावर की सेल होती है उसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया, वेव कर दिया गया। साथ ही साथ जो यहाँ पर रीन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन ट्राजेक्ट्री है, ओके, तो यहाँ पर एक इसके तहत नए यहाँ पर टारगेट्स बनाए गए हैं स्टेट्स के लिए कि आपने उसको अचीव करना है। साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज के साथ होंगे, मोस्टली यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेटली है। ओके, तो वही यहाँ पर प्लांट लगाएंगे, आगे बिजली बनाकर बेचेंगे, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेगी सरकार इनके साथ। तो इनकी सैंक्टिटी, ओके, इनकी यहाँ पर जो पवित्रता है ना उसको यहाँ पर बना के रखना है कि आप ऐसा माहौल ना करें, क्लियर ना करें कि आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया बाद में आप मुकर जाएं। यहाँ पर स्टेट्स को बात कर रहे हैं कि आपने इसके ऊपर पूरे वचनबद्ध रहना है, मतलब कि जहाँ जो ट्रस्ट है ना प्राइवेट इन्वेस्टर्स का उसको और बिल्ड किया जाए। तो यहाँ पर डेडिकेटेड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, इसको यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सेल्स। ओके, यहाँ पर एक पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी यहाँ पर बनाया गया अच्छे से कि जो भी यहाँ पर पेमेंट हो, जो भी बिजली बनाएगी उसको अच्छे से यहाँ पर आगे अदायगी की जाए। आगे बात कर रहे हैं एफडीआई को, ये भी यहाँ पर 100% अलाउ कर दी गई है थ्रू ऑटोमेटिक रूट। दो तरह के रूट होते हैं, गवर्नमेंट रूट, एक होता है ऑटोमेटिक रूट। गवर्नमेंट रूट से जब कोई भी चीज़ गवर्नमेंट रूट से आती है तो सरकार वहाँ पर जो है काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी लगा देती है। तो ऑटोमेटिक रूट मतलब आराम से आप इन्वेस्ट करो, 100% तक इन्वेस्टमेंट है तो काफ़ी, जितनी बड़े पैमाने पर आप पूरी कंपनी की कंपनी यहाँ पर लगा सकते हो। अगर बाहर से कोई भी बंदा यहाँ पर भारत में आकर सोलर सेक्टर में या रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करना चाहता है। इसके अलावा एक्सटेंशन दी गई, रिलीफ दी गई, जो भी यहाँ पर ऑलरेडी कोविड की वजह से जहाँ पर जिन प्रोजेक्ट्स को इम्पैक्ट पहुँचा था, ओके, तो वहाँ पर उनकी डेवलपमेंट में कोई भी खामी ना आए, रुकावट ना आए, तो वहाँ पर सरकार ने वहाँ पर भी फंडिंग प्रोवाइड की। आगे बात करें कि जो यहाँ पर इंडिया का रीन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम है, मोस्टली ये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के तहत ही चल रहा है। तो यहाँ पर पिछले 6 सालों का अगर बात करें तो यहाँ पर 4.7 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आई है। ओके, तो यहाँ पर अगर एफडीआई को भी इंक्लूड करें तो ये 42,700 करोड़ है। ओके, तो एफडीआई आई है 42,700 करोड़ की। तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन है ना बहुत अच्छे लेवल से बढ़ रही है। आने वाले समय भी यही लग रहा है कि आने वाले समय में भी और बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर फंडिंग आएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो क्रिएट होगी आने वाले समय में वो हो सकती है 1 लाख करोड़ पर ईयर। मतलब कि एक साल में 1 लाख करोड़ तक जो है एफडीआई आ जाए, जहाँ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आ जाए, दोनों मिलाकर, कि जिसकी वजह से जो है जहाँ पर जो आरई के प्रोजेक्ट्स हैं वो जो है और बढ़ने शुरू हो जाएं। तो जितने ये प्रोजेक्ट्स, जितने इंस्टॉलमेंट ज़्यादा होंगी, जितनी इंस्टॉलेशन ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, और जितनी ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ती जाएगी उतने बड़े पैमाने पर जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू कर देंगे। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इंडिया यहाँ पर फोकस करके चल रहा है कि जो रीन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग है ना, इसको सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो। ओके, मतलब कि कोशिश ये है कि जो भी यहाँ पर जैसे सोलर पैनल है, वहाँ पर जो सोलर सेल्स यूज़ होते हैं, मॉड्यूल्स यूज़ होते हैं, उनकी प्रोडक्शन भी हम यहीं पर करें। ओके, तो अभी क्या होता है कि मोस्टली जो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है, ओके, जो यहाँ पर पार्ट्स हैं उनको हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना से सबसे सस्ता पड़ता है,
तो भारत सरकार लद्दाख स्टैंड ऑफ की वजह से ये चाह रही है कि अलग अलग एरियाज में हम डोमेस्टिकली प्रोडक्शन स्टार्ट करें। पहले पहले जब ये नए नए सोलर पैनल्स आए तो उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे, सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती थी, तो उसमें से भी हम इंपोर्ट ही करते थे बाहर से। तो अभी भारत सरकार इसके ऊपर फोकस कर रही है कि डोमेस्टिक डिमांड जो है इसके इक्विपमेंट्स की बढ़ती जा रही है। जैसे यहाँ पर सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स की बात करें, मॉड्यूल्स की बात करें, ओके, तो यहाँ पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग हब भी हमने भारत में ही बनानी है। ओके, तो यहाँ पर एक अश्योर मार्केट प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग स्कीम्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। ओके, तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक कंटेंट जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट चाहिए उसको फोकस करते हैं। यहाँ पर भारत सरकार चाह रही है कि डोमेस्टिक डिमांड बढ़े। ओके, तो यहाँ पर बात की जा रही है डायरेक्टली क्रिएटिंग ए डोमेस्टिक डिमांड ऑफ मोर देन 36,000 मेगावाट ऑफ सोलर पीवी सेल्स एंड मॉड्यूल्स ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो आने वाले 2 सालों में ये सारी की सारी जो डिमांड है ना, इसकी पूर्ति हम यहाँ पर डोमेस्टिकली प्रोडक्शन करके ही यहाँ पर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आगे आने वाले समय में भारत सरकार जो डंपिंग होती है बाहर के मुल्कों की ओर से यहाँ पर पीवी सेल्स की या मॉड्यूल्स की, इसको रोकने के लिए यहाँ पर सेफ गार्ड ड्यूटी यहाँ पर जो है इम्पोज यहाँ पर कर रही है। ओके, तो इसका तहत जैसे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देनी है कि जो डोमेस्टिक मार्केट है यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ती जाए और जो बाहर की प्रोडक्शन जैसे चाइना यहाँ पर डंप कर रहा है उसको रोका जाए। हालांकि डंपिंग तो हो जाएगी लेकिन बिक्री उन चीज़ों की होगी जहाँ पर चीज़ सस्ती पड़ेगी। अगर हम इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं तो बाहर वाली चीज़ जो चाइना से चीज़ आ रही वो महंगी हो जाएगी और डोमेस्टिकली जो चीज़ हम प्रोड्यूस करेंगे, फॉर एग्जांपल पीवी सेल्स, वो सस्ते हो जाएंगे और लोग वही सेल्स खरीदेंगे जो यहाँ पर भारत में मैन्युफैक्चर हुए हैं। तो यहाँ पर जो आने वाली पॉलिसीज़ हैं वो यहाँ पर सपोर्ट करेंगी मैन्युफैक्चरिंग को कि भारत में ही यहाँ पर लीवरेज मिले। जो भी यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस होते हैं, ठीक, उसको भी यहाँ पर भारत में ही लीवरेज मिले। ठीक है, भारत ही जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजिकली जो है एडवांस करके चले। जो भी यहाँ पर इक्विपमेंट्स बनाएगा सोलर पावर के रिलेटेड, यहाँ पर जो लोकल कैपेबिलिटीज़ है इनको यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा। यहाँ पर कोशिश की जाएगी पूरा का पूरा वैल्यू चेन है ना, रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्शन एंड तक, ये सारा का सारा वैल्यू चेन भारत की धरती के ऊपर ही यहाँ पर इसको मैनेज किया जाए, इसको असेस किया जाए। और आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको पीएम कुसुम स्कीम बोलते हैं। तो ये स्कीम यहाँ पर लाई गई है कि हम फार्मर्स को जो किसी तरह की सपोर्ट दे सके। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर बेसिकली फार्मर की इनकम बढ़े और उसका खर्चा कम हो। तो बेसिकली खर्चा कहाँ पर आता है, जब बिजली यूज़ होती है। ओके, तो यहाँ पर जो मोटर्स चलती हैं तो उसकी वजह से इरिगेशन होता है, जब पानी निकलता है धरती से, ग्राउंड वाटर से, तो वहाँ पर इरिगेशन करता है किसान, तो वहाँ पर भी उसको बिल आता है। ओके, बिजली का। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने ये माफ़ कर रखा है, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो यहाँ पर लगाती हैं। तो यहाँ पर इस पीएम कुसुम स्कीम के तहत भी कि उसको यहाँ पर पावर जो सप्लाई है ना, पावर की सप्लाई वो कॉन्टीन्यूटी मिलती रहे और उस पावर सप्लाई को वो आगे बेच भी सके। जो डिस्कॉम होंगे उस स्टेट के, डिस्कॉम जो है यहाँ पर पावर को ट्रांसमिशन करने का काम करते हैं, सरकारी अदारे होते हैं, प्राइवेट कंपनी से ये बिजली यहाँ पर लेते हैं। ओके, उनको यहाँ पर टाइमली पेमेंट करते हैं और जो है ट्रांसमिशन का पूरा मैनेजमेंट का डिस्कॉम का काम होता है। ये अलग अलग स्टेट्स के अपने अपने डिस्कॉम होते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में डिस्कॉम की फुल फॉर्म बताइए, क्या होती है फुल फॉर्म। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि टू एनहांस फार्मर्स इनकम, रिड्यूस डीजल यूज ऑन फार्म्स, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योर पावर एंड वाटर सप्लाई एंड रिड्यूस द सब्सिडी बर्डन ऑन स्टेट्स। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों की यहाँ पर जो है फ़ायदा पहुंचाया जाएगा फार्मर्स को। देखो, पानी की सप्लाई तभी आएगी ना जब जो मोटर है वो चलेगी। तो मोटर यहाँ पर तभी चलेगी जब बिजली आएगी। तो बिजली की भी यहाँ पर कॉन्टीन्यूटी सप्लाई तभी मिलेगी जब यहाँ पर ये कर क्या रहे हैं, यहाँ पर सोलर पंप्स प्रोवाइड कर रहे हैं किसानों को। सोलर पंप्स कहने का मतलब कि सूरज की रोशनी की वजह से वो पंप चलेंगे, बाहर से बिजली लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर बिजली ज़्यादा बनती है उसको आगे जो सरकार है वो खरीदेगी भी। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इस स्कीम के तहत अभी जो है 10,000 मेगावाट कैपेसिटी के पावर प्लांट जो है वो लगा दिए गए हैं। तो यहाँ पर 20 लाख स्टैंड अलोन सोलर पंप जो है यहाँ पर रिप्लेस कर दिए गए हैं डीजल पंप से। तो इसका फ़ायदा है, एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा है इससे। अगर डीजल पंप हम यूज़ करते हैं पानी निकालने के लिए तो वो एनवायरनमेंट को एमिशंस वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन निकलता है तो उससे हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, तो इससे बचते हैं। और यहाँ पर 20 लाख जो है सोलर पंप्स, ठीक है, इससे रिप्लेस कर दिया गया है यहाँ पर डीजल पंप्स को। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 15 लाख ग्रिड यहाँ पर कनेक्ट कर दी गई है पंप्स के साथ, जिसको जो सोलराइज करते जा रहे हैं। तो ग्रिड के साथ जब कोई चीज़ कनेक्ट होती है तो पावर सप्लाई जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचनी शुरू हो जाती है। तो ये इसी तहत ग्रिड कनेक्टिविटी के तहत ही जो है डिस्कॉम है पावर को ट्रांसमिट करेगा एक जगह से दूसरी जगह से। तो यहाँ पर बेसिकली एग्रीकल्चर फीडर्स का यहाँ पर सोलराइजेशन किया जा रहा है।
सो आल्सो इंक्लूडेड इन द स्कीम टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द सब्सिडी बर्डन ऑफ द स्टेट्स। तो यहाँ पर जो सब्सिडी बर्डन है स्टेट्स का, जो वो सब्सिडी प्रोवाइड करती हैं, वहाँ पर भी फ़ायदा हो गया। सब्सिडी कहाँ पर प्रोवाइड करती हैं? अब देखो, किसान को बिजली देनी है, ओके, तो वहाँ पर भी सरकार उनको सस्ती बिजली देना चाहती है, तो वहाँ पर सरकार खुद से पैसे देती है, थोड़े पैसे खुद से देती है, थोड़े पैसे फार्मर जी जो जहाँ पर बिजली का बिल लगाया जाता है उससे आते हैं। तो कहने का मतलब, जो बिल नॉर्मल हाउस होल्ड को आता है उसके मुकाबले जो फार्मर्स को बिल आ रहा है पानी का, जो वो मोटर चलाते हैं तो पंप चलाते हैं, तो उसका बिल बहुत कम होता है। वो बिल कम होने का कारण यही है, पैसे तो प्राइवेट कंपनी को ही देने ना, जिस कंपनी ने यहाँ पर बिजली बनाकर दे रही है। तो यहाँ पर क्या करती है सरकार, खुद से पैसे दे रही है। तो खुद से जब भी सरकार पैसे देती है, हम उसको सब्सिडी बोलते हैं। तो इससे फ़ायदा पहुँचाती है सरकार अलग अलग फील्ड्स में। तो यहाँ पर फार्मर्स को फ़ायदा पहुँचा रही है। बहुत सारे स्टेट्स भारत में ऐसे भी हैं जहाँ पर ये बिजली के बिल के ऊपर, ओके, बिल ही नहीं लगाया जाता। जितना भी पैसा है, सारा का सारा पैसा ही सरकार खुद से देती है प्राइवेट कंपनीज को बिजली मुहैया करवाने के लिए। तो यहाँ पर आखिर में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ज़रूरत है कि एक कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल एक्शन, कि हमें क्लाइमेट चेंज को भी कॉम्बैट करके चलना है, इसको भी टैकल करके चलना है, और साथ ही साथ हमें जो है जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी पैदा करनी है। एनर्जी जो है उसको भी यहाँ पर जो है एडवांस मैटर में लेकर आना है, इसको और एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया है, ये भी यहाँ पर कंट्रीज़ की हेल्प कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, कि यहाँ पर जो है डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़ है उनको यहाँ पर फोकस किया जाए, उनको अलाइन किया जाए विद ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट्स। तो जो भी यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट्स की है सभी देशों ने, तो यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट के तहत सभी देशों ने, बहुत सारे देशों ने यहाँ पर कमिटमेंट की है कि वो ग्लोबल लेवल पर जो है यहाँ पर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे, और साथ ही साथ $100 बिलियन का जो फंड है वो जुटाएंगे। हालांकि कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ है। आगे बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक समिट हुई थी रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले, जिसका यहाँ पर नाम है री इन्वेस्ट, ओके। तो शॉर्ट फॉर्म में री इन्वेस्ट, इसका मतलब है रीन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट समिट, ओके। तो ये समिट बेसिकली इसीलिए करवाई जाती है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर आए, ओके। अभी रिसेंटली री इन्वेस्ट 2020 उसका यहाँ पर जो है कॉन्फ्रेंस हुई है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू शेयर इंडियाज विजन फॉर रीन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर, एक्सचेंज आइडियाज एंड एंगेज की स्टेक होल्डर्स, investors, companies to contribute to the RE growth story. Not only will India move towards sustainable energy systems, but it will also provide plenty of employment, business and investment opportunities. तो यहाँ पर अभी तीसरा दिन जो है वो स्टार्ट होगा आज इस समिट का। तो इस आर्टिकल को जो लिखा गया है वो लिखा गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, काफ़ी बढ़िया आर्टिकल है, और अच्छे से हमें बताता है कि क्या हमारी अप्रोच है भारत सरकार की। और बेसिकली जो आर्टिकल्स मिनिस्टर्स के द्वारा लिखे जाते हैं तो उसमें तो उनके पास काफ़ी अच्छी गहरी जानकारी होती है, हम क्या कर रहे हैं आने वाले समय में और क्या करेंगे, और हमारा अप्रोच क्या है, गोल क्या है। तो आई होप आपको आर्टिकल्स अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं। तो कृपया लाइक ज़रूर करें, ताकि कि मुझे भी पता चलता रहे कि हाँ आपको आर्टिकल्स अच्छे लगे हैं। तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।